चलिए, तो तुम लोगों का हिस्ट्री में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति चला था वो कब चला था? 1789। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि फ्रांस की क्रांति, कि एक यूरोपीय देश का, यूरोपीय राज्य का एक ये बहुत बड़ा देश है जिसका नाम क्या है? फ्रांस। समझ में आ रहा है ना? यूरोपीय महादेश का एक ये फ्रांस एक ऐसा देश है कि वह अब गाड़ी को करनी, ठीक है। तो फ्रांस रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फ्रांस जो है यूरोपीय राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राज्य है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ बनाया? तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ बनाया गया था? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस में 1789 से पहले, यहाँ याद कर लीजिएगा, देखिए फ्रांस में जो क्रांति छेड़ा गया वो क्रांति कब हुआ? 1789। तो उससे पहले वहां पर क्या चलते थे? तो 1789 से पहले फ्रांस में राजतंत्र चलते थे, मतलब राजा का शासन। समझ में आ रहा है? 1789 से पहले फ्रांस में किसका शासन? राजा का शासन। और वह साम्राज्य का नाम क्या था? बुर्बो वंश था। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। आप जितने जितने पॉइंट है दादा इसको याद कीजिएगा, दादा मतलब याद करते चलिएगा। पहली बात, फ्रांस में क्रांति कब हुआ? तो 1789 में क्रांति हुआ। पहला पॉइंट ये याद कीजिएगा। दूसरा में ये कि फ्रांस की राजधानी कहाँ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस था। ये पॉइंट याद कीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये भी याद कीजिएगा, फ्रांस में किसका साम्राज्य था? तो बुर्बो वंश का साम्राज्य। ये बात समझ में आ रहा है? कौन सा वंश? बुर्बो वंश, मतलब बुर्बो वंश का राज्य चलता था, राजा जिसको बोला जाता। तो अब यहाँ से हमको जानेंगे कि ठीक है न, क्रांति समझते हैं, रेवोल्यूशन, क्रांति। वहां पर क्यों क्रांति आया, उसका रीजन क्या है? मतलब राजा के शासन में क्रांति, समझ रहे हैं? 1789 में क्रांति क्यों लाया गया? और हमारे ये स्वतंत्रता संग्राम 18वीं शताब्दी में अमेरिका में हो चुका था, तो उसी का प्रभाव कहाँ पड़ गया? फ्रांस में पड़ गया। फ्रांस एक यूरोपीय महादेश का एक यूरोपीय राज्य का एक देश है, और ये सबसे शक्तिशाली था। लेकिन देखो, बाहर से बहुत बड़ा शक्तिशाली थे, लेकिन अंदर से ये क्या थी? खोखले थी। समझ में आ रहा ना? किसी आदमी को देखिए बहुत है, दमदार है, लेकिन अंदर से वो क्या है? खोखला है। तो ये बाहर से देखिएगा तो लगेगा, मतलब हर एक देश सोचता था कि फ्रांस क्या है? शक्तिशाली है, लेकिन अंदर से वो क्या हो चुका था? खोखला हो चुका था। समझ में आ रहा ना? और ये क्रांति लाया गया। क्रांति क्यों लाया गया है, इसके कितने रीजन है, तो आज अध्ययन करें। देखिए 1789 से पहले फ्रांस में जो भी व्यवस्था चलता था उसको हम लोग कौन व्यवस्था बोलते हैं? पुरातन व्यवस्था, या उसे क्या कहते हैं? प्राचीन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फ्रांस में क्रांति से पहले, क्रांति कब लाया भाई? 1789। 1789 से पहले जो भी व्यवस्था चलता था कहाँ पर? फ्रांस में। उसका नाम क्या है? पुरातन व्यवस्था या प्राचीन व्यवस्था। तो वह देखिए 1789 के पहले किसका शासन? राजा का शासन। तो राजा जो चलाते थे जो व्यवस्था, उसका नाम क्या था? पुरातन व्यवस्था, या उसे क्या कहते हैं? प्राचीन व्यवस्था। अब फ्रांस में जो है किसका शासन था? ये भी पॉइंट याद कीजिए, बुर्बो वंश का शासन था। किसका शासन? बुर्बो वंश का शासन था। और देखिए एक पहले ये बात जाने कि सर फ्रांस में जो है ना एक ऐसा मतलब देश हो गया था कि वो बहुत शक्तिशाली घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वहाँ पर वह बहुत सारे सेना सब रहते थे शक्तिशाली, लेकिन अंदर से वो क्या हो चुका था? खोखले हो चुके थे। फ्रांस में जो समाज रहते थे, जैसे हमारे भारत देश में समाज रहते हैं ना, आदमी सब रहते समाजीय, तो उसी प्रकार से फ्रांस में जो भी व्यक्ति रहते थे, तो फ्रांस के राजा ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित कर दिया था? 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। पहला वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा साधारण वर्ग। हम आगे अध्ययन करेंगे कि सर फ्रांस में कुलीन वर्ग कितने थे, पादरी वर्ग कितने थे, और साधारण वर्ग कितने थे। लेकिन फ्रांस में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ये दोनों की जनसंख्या क्या थी? बहुत कम थी। और साधारण वर्ग की जनसंख्या क्या थे? बहुत ज्यादा थी। समझ में मेरा बात आ रहा है? किसमें सर?
फ्रांस में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की जनसंख्या क्या थी? कम थी। और साधारण वर्ग की जनसंख्या क्या थी? मतलब मेरी बात, फ्रांस में समाज को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ये पॉइंट याद कीजिएगा। फ्रांस में समाज को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों। कौन कौन? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और साधारण वर्ग। लेकिन जानता है कि राजा जो है इसमें कुलीन वर्ग को ज्यादा विशेषाधिकार दिया, सॉरी ज्यादा विशेषाधिकार मिला था। किस वर्ग के लोगों को? कुलीन वर्ग। किन लोगों को? कुलीन वर्ग। एक राजा जो विशेषाधिकार समझ रहे, एक विशेष प्राप्त मिला था उसको, एक मतलब इस लोगों से ज्यादा विशेषाधिकार किसके पास थे? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। लेकिन साधारण लोगों के पास उतना विशेषाधिकार नहीं थे। समझ में आ रहा है मेरा बात? विशेषाधिकार पहले तो कुलीन वर्ग का ना, उसके बाद पादरी वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, पहले कुलीन वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, ये दोनों का समाज में, दोनों ये जाति, ये क्या समाज को कितने भागों में बांटा था? 3। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को राजा ने एक विशेषाधिकार दिया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की जनसंख्या क्या थे? कम थी। तो राजा ने उसे क्या कर दिया? विशेषाधिकार दे दिया, मतलब ज्यादा, उसको ज्यादा दे दिया। क्या दे दिया? विशेषाधिकार दे दिया। समझ में बता रहा ना। उसके बाद सबसे अधिक जो थे वहां के लोग, 90% जनसंख्या जो वो क्या थी? किसान थे। कहाँ पर सर? फ्रांस में 90% लोग क्या थे? जनसंख्या क्या थे? किसान। जब एक बात आ गया सर, जब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को एक विशेषाधिकार समझ रहे मेरा बात को, एक विशेष प्रकार का क्या मिला था? अधिकार मिला था। तो साधारण वर्ग के लोगों में एक मन में बहुत तकलीफ पहुंचता था। साधारण वर्ग में जो भी आते थे, किसान आते थे, वकील आते थे, जज आते थे, डॉक्टर आते थे, इंजीनियर आते थे, तो ये सब कौन सा लोग थे? साधारण वर्ग। और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उसकी जनसंख्या कम थे, तो राजा ने उसे एक विशेषाधिकार दे दिया, मतलब विशेष प्रकार से अधिकार दे दिया। समझ मेरा बता रहा हूँ। तो दूसरी बात ये आती है कि 90% जनसंख्या क्या थे? किसान थे। कहाँ पर सर? फ्रांस। तो फ्रांस, आप जानेंगे कि फ्रांस में सर क्रांति होने की कारण क्या है, कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ? क्रांति समझते हैं? रेवोल्यूशन। कि फ्रांस एक क्रांति चला, वो क्रांति होने का रीजन क्या है? फ्रांस में क्रांति क्यों आए? तो आज हम सिर्फ एक कारण जानेंगे। वो कौन सा कारण है मेरा? राजनीतिक कारण। कौन सा कारण सर? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या थे? जो राजा थे, कहाँ का? फ्रांस में। कौन सा राजा? कौन सा साम्राज्य? बुर्गो वंश का सम्राट। जो राजा थे वो क्या थे? निरंकुश राजशाही थे। जो भी राजा थे, कहाँ का? फ्रांस में। वो निरंकुश थे, राजशाही थे। आप ध्यान से, कि राजा के हाथ जो भी, मतलब निरंकुश का मतलब क्या है कि फ्रांस में जो राजा थे, सारी शक्ति किसके हाथ में थी? राजा के हाथ। कहाँ? फ्रांस। जितनी भी शक्ति थे फ्रांस में, वह राजा के हाथ में थी और किसी के हाथ में नहीं। उसके बाद हमारे आते हैं फ्रांस में बुर्गो वंश का सम्राट लुई 14वां ने बोले, मैं ही क्या हूँ? राज्य हूँ। और लुई 16वां बोले ने, मेरी इच्छा ही क्या है? कानून। जो भी है, मतलब लुई 14वां बोले कि मैं ही क्या हूँ? राज्य हूँ। और लुई 16वां बोले कि मेरे इच्छा ही क्या है? कानून है। अब ये दोनों, अब ये देखिए, एक समझिए ध्यान से कि सर फ्रांस की जो जनते थे, वो जनता जो था पूरी तरह घुट के मर रहे थे। लेकिन वह जनता जो मर रहे थे, साधारण वर्ग के लोग मर रहे थे, लेकिन 2 वर्ग के लोग नहीं मरे। उसका रीजन क्या था? उसको विशेष प्रकार का अधिकार दे दिया था। जैसे न्यायालय में कौन लोग रह सकते हैं? कुलीन वर्ग के लोग रह सकते हैं। एक न्यायालय पोस्टिंग होता है, ठीक है। न्यायालय में एक पदाधिकारी, उसको एक कुलीन वर्ग के लोग रहने के लिए दे दिया, क्योंकि कुलीन वर्ग को बोला था कि न्यायालय में जितने भी लोग रहेंगे वो कौन रहेंगे? उसके अलावा ये साधारण लोग रहने का काम नहीं करेंगे। तो लोगों का मन में जो भी थे, ये साधारण लोगों का मन में क्या पहुंचता था? तकलीफ पहुंचता था। साधारण वर्ग के लोग अगर न्यायालय में जाते अपनी समस्या का हल, वो समस्या का हल उसका होता था, ठीक है, समस्या का। लेकिन उसमें जो अधिकारी रहते हैं, का सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, तो उसमें जो रहने का काम करेंगे कुलीन वर्ग का।
तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि फ्रांस में एक क्या थे, पलरमा एक क्या थे, एक राज्य व्यवस्था था, ये राजा का था। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ थे, ये भी याद कर लीजिएगा। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, पेरिस। अब पेरिस क्या है, तो भाई फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था, पेरिस। ये इसको देखिए पलरमा को लोग क्या बोलते थे, न्यायालय। उसमें राजा अपने निर्णयों का क्या करते थे, समीक्षा करते। राजा जो भी निर्णय लेने का काम करते थे वो जाकर के कहाँ, पलरमा को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायालय। और इसका और एक नाम भी हम बोल सकते हैं, कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें जो आदमी जो रहते थे, इसमें कौन सा वर्ग के लोग रहते थे, कुलीन वर्ग। और ये वंशानुगत चलता था। वंशानुगत वाला समझते हैं नहीं, कि उसमें कुलीन वर्ग के जो काम करते हैं उसका वंश जो आने वाला होंगे, जैसे मतलब मान लेते कि राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। तो उसमें कुलीन वर्ग के लोग जो न्यायालय में काम करते थे, उसका ही बेटा फिर न्यायालय में क्या करेंगे, काम करेंगे। कोई दूसरा आदमी काम जा करके, जैसे मान लेते कि ये साधारण लोग के वहां जा करके काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा ना। और ये जो है पलरमा, ये चालू कहाँ से हुए थे, तो राज दरबार से चालू हुए थे। समझ में मेरा बात आ गया ना। तो फ्रांस में क्रांति होने का पहला कारण क्या है, निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही मतलब क्या है, पूरा जो शक्ति थे वो किसके हाथ में थे, राजा के हाथ में थे। पूरा शक्ति किसके हाथ में थी, राजा। राजा अपने आप को सोचता है मैं ही राजी हूँ और मेरे अनुसार ये क्या है, मेरी इच्छा अनुसार क्या है, कानून है। राजा का एक पलरमा बनाया था, एक मतलब एक संस्था बनाए थे जिसको बोला जाता है न्यायालय। और वह राजा उसमें क्या करते थे, निर्णयों का क्या करते थे, समीक्षा करते थे। जो भी निर्णय लेना है, किसी को निर्णय देना है, किसी को क्या करना नहीं करना, तो ये राजा इसी में आकर के पलरमा में करते थे। अब पलरमा का मुख्य केंद्र कहाँ बना लिया था, पेरिस। समझ में आ रहा है ना। और पलरमा में कितने, तो ये तभी जो थे 1789 के पहले 17 पलरमा थे। कितने पलरमा थे, 17। कहाँ पर सर, फ्रांस में, ठीक है। और वहां पर कौन सा, और पलरमा में कौन सा लोग काम करते थे, कुलीन वर्ग। और वह चालू कहाँ से हुए थे, राज दरबार से। तो आपको पहला नंबर याद करना है, फ्रांस की क्रांति होने के कारण पहला क्या है, राजनीतिक कारण। तो राजा अपने आप को क्या सोचते थे कि पूरा शक्ति किसके हाथ में, राजा के हाथ में। और फ्रांस में कौन सा वंश, बुर्बो वंश। और फ्रांस में एक न्यायालय था जिसका नाम क्या था, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, राज दरबार की विलासिता। आप देखिए राज दरबार की विलासिता क्या, देखो राजा जो है ना, जो भी जनते से वसूली करते थे वो अपने भोग विलास के लिए लगाते थे, लोगों के लिए नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। हम लोगों से जो सरकार टैक्स ले रहे हैं, आप कोई भी चीज खरीदे सरकार आपसे क्या ले रहे हैं, जिसको हम लोग एक टैक्स के नाम से जानते हैं, GST नहीं ले रहे हैं। आप कुछ भी खरीदे सरकार आपसे 4-2%, 3% क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। तो सरकार अपने भोग विलास के लिए नहीं रखते हैं, वो आपकी सेवा के लिए रखते हैं। जब आपकी मुसीबत आ जाए, जैसे कोरोना वायरस आ गए थे, सब लोग घर में थे, जितने भी लोग, जितने महिलाएं थे, उससे 1000-500 क्या करते थे, देने का काम करते थे। वो पैसा लिया था किससे, हमें से लिया था। तो अगले दिन पैसा हमें को देने का काम किया। लेकिन वहाँ का जो राजा था, कहाँ का, फ्रांस का जो राजा था, वो जनता से जो भी वसूलता था तो अपना भोग विलास करता था। भोग विलास में समझते हैं, अपना रईसी करता था, जनता का कुछ देने का काम नहीं करता था। तो ये भी तो राजनीतिक कारण, ये भी तो राजनीतिक कारण में जाएगा ही। और ये भी 1789 की क्रांति में जाके क्या किया, लुई 16वां जो है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। वो एक शीश महल में रहता था। कहाँ रहता था, वो भी पेरिस से कुछ दूरी बना करके बहुत बड़ा क्या बना करता था, शीश महल बना कर रखा था। कौन, लुई 16वां। लुई 16वां या बोला जाए, या हाँ लुई 16वां ही क्या करते थे, पेरिस से कुछ दूरी पर जा करके क्या बनाते थे, एक शीश महल बना करके रहने का काम करते थे। उस शीश महल में उनके कुछ लोग सेवा भी करते थे। राजा का सेवा मतलब पदाधिकारी लोग और दास और दासियां लोग भी क्या करते थे, सेवा करते थे। पदाधिकारी का मतलब वह किसकी सेवा किया जाता था,
राजा का क्या करता था? सेवा करता था। और जो भी सेवा करते थे वो कौन करते थे? पदाधिकारी और दास दासी। उसके बाद लुई 16वां का शादी कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। ठीक है, मेरी एंटोनेट बहुत मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग से इसका नाम पड़ गया मैडम डेफिसिट। कोई मॉडलिंग ज्यादा करते थे। तो राजा जो थे अपने राज दरबार में ही जो भी करते थे, राज दरबार में करते थे, जनता से जो भी वसूली करते थे वह अपने भोग विलास के लिए करते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को भी क्या करते थे, वो अपनी जो अपना जो शासन जो चलाते थे, जितना राज दरबार था वो वहीं पर अपना रहसी करते थे। वो अपनी जनता को कुछ देने का काम नहीं करता था। तो अब यही सब कारण चले गया किसमें? फ्रांस की क्रांति में। और ये क्रांति कब चले गए? 1789 में। क्योंकि 1789 के पहले कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग बहुत अच्छे से जिंदगी काट रहे थे, लेकिन साधारण लोग अच्छे से जिंदगी काटते थे? क्यों नहीं काटते थे? क्योंकि साधारण लोगों को विशेषाधिकार नहीं दिया था। लेकिन राजा ने क्या किया था? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया। विशेष अधिकार समझते? विशेष अधिकार दे दिया। तो साधारण लोग मन में क्या मानने लगा? एक तकलीफ आने लगा, भाई विशेषाधिकार दे दिया। तो यही सब जा करके 1789 की क्रांति। अब यहाँ पर ये आप इसको देखो, लगभग इसको 7 या 8 वीडियो का बन जाएगा। ठीक है, 4 से 5 क्लास का बन। ठीक है।